कल चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ था कैश फ्लो। आज मेरे हिसाब से आज वाली क्लास की बहुत हैवी डिस्कशन होने वाली है। कल फिर भी हमने कुछ बेसिक मीनिंग देखे थे। आज हम थोड़ा सा अंदर टेक्निकल जाना स्टार्ट कर देंगे कि क्या कह रहा है जी ये वाला चैप्टर आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब आज की क्लास कल की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे ही क्लास मिस हो गई, कल भी मैंने बताया था, क्लास मिस हो गई आपका इस चैप्टर में फ्लो ही नहीं बनने वाला। तो सबसे पहले हमने कल कैश फ्लो का मीनिंग देखा था। कैश फ्लो का मतलब होता है किसी एक अकाउंटिंग पीरियड में, किसी एक पीरियड में कैश में कितना चेंज आया है। तो हमारे इस क्वेश्चंस में, हमारे इस वाले सिलेबस में जो चेंजेस देखे जाते हैं वो एक साल के देखे जाते हैं। कल सेकंड बैच में एक बच्चे ने बड़ी अच्छी बात करी थी कि सर अगर दुकानदार है तो दुकानदार का जो कैश की पोजीशन चेंज होती है वो तो एक दिन की भी हो सकती है। आप नॉर्मल छोटे दुकानदार सोच के चलो, छोटा दुकानदार ये देखता है कि सुबह जब दुकान खोली गल्ले में कितने पैसे हैं, समझ लो कुछ 700-800 रुपए हैं। आपको पता है ना, दुकानदार अपना गल्ला कभी भी खाली नहीं छोड़ के जाता, 500-1000 रुपए रख के जाता है। तो सुबह दुकान खोली, दुकान के गल्ले में 800 रुपए पड़े थे, 800 रुपीज। फिर पूरे दिन हम, कई तरह के कस्टमर आए, पूरे दिन हमें कई बार माल भी खरीदना पड़ा, वेजिस या सैलरी वालों को भी देना पड़ा, कुछ और खर्चे भी करने पड़े, कहीं से पैसा आया कहीं से पैसा गया। रात को वही दुकानदार जब घर जाने लगता है 8-9 बजे, तो वो गल्ले में से सारा एक बार के लिए कैश काउंट करता है, फिर से वही 500-800 रुपए छोड़ देता है। तो सुबह के टाइम पे दुकान में हमारे पास 800 रुपए थे, जाते हुए शाम को दुकान पे 3500 रुपए थे। तो बताओ कैश इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? इंक्रीज हुआ है ना। कैश कितने का इंक्रीज हुआ है? 2700 का कैश में इंक्रीज हुआ है। इसको बोलते हैं कैश फ्लो हुआ है। चाहे वो कैश का इनफ्लो हुआ हो चाहे कैश का आउटफ्लो हो। नॉर्मल मैंने आप लोगों को चीज जल्दी समझ में आ जाए, मैंने एक दिन की छोटे दुकानदार की एग्जांपल दे दी। लेकिन बड़े लेवल पे कैश फ्लो के चैप्टर में, कंपनी के केस में क्या होता है, कंपनी के केस में हम ये कैश फ्लो चेक करते हैं पूरे साल का। क्योंकि एक दिन तो कुछ भी नहीं होता यार। हो सकते 2-4 दिन तो भी, अब जैसे फॉर एग्जांपल आइसक्रीम का काम है तो सर्दियों में एक बार के लिए मंदी आ जाती है, बारिशों में मंदी आ गई। लेकिन आप कहोगे सर सर्दी और बारिश में ज्यादा अच्छा लगता है, मजा आता है। अपने हिसाब से नहीं देखना, ओवरऑल इंडस्ट्री के हिसाब से अगर हम देखते हैं ना, तो कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि 2-4 दिन में तो पता ही नहीं चलता। तो इसलिए कैश फ्लो हम पूरे साल का देखते हैं। 1 अप्रैल को हमारी दुकान में बिजनेस में कितना कैश था। पूरा एक साल जब हम सारी काम धंधे कर रहे हैं, कभी गोल्ड ले रहे हैं, कभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कभी शेयर इशू कर रहे हैं, कभी डिवेंचर आ रहे हैं, कभी गुड्स की पेमेंट आ रही है, सारी एक्टिविटी करके 31 मार्च को बिजनेस में कितना कैश पड़ा है। तो मुझे कैश की पोजीशन चेक करनी है किसी पर्टिकुलर पीरियड की। मैंने आपको कल भी बताया था, पिछले साल वाइवा वाले टीचर ने बहुत सारे बच्चों से, बच्चे क्या करके गए, अच्छे अच्छे टॉपिक तैयार करके गए वाइवा में, रेशियोज के फॉर्मूले याद कर गए, कैश फ्लो के जो मेन मेन पॉइंट्स थे वो याद कर गए। टीचर्स ने पता क्या पूछा था वाइवा वाले टीचर ने, व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। सिर्फ मीनिंग बताओ। तो मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है कि एक पीरियड में कैश में कितना चेंज आया है। अगर हम मीनिंग में पहला पॉइंट पढ़ेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स द कैश इनफ्लो, कि कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो ड्यूरिंग द पीरियड। मतलब एक पीरियड में कैश में कितना इनफ्लो हुआ है और कितना आउटफ्लो हुआ है, कितना पैसा आया है कितना पैसा गया है। एक बार फिर से, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें हम कैश का फ्लो रिकॉर्ड करते हैं कि एक साल में कैश में कितना चेंज आया है। एक साल में कैसे? 1 अप्रैल से लेके अगले साल के 31 मार्च तक। दूसरा, कैश फ्लो स्टेटमेंट, पहले मैं पॉइंट नंबर 6 यहाँ पे देख रहा हूं जो कल आपको समझाया था। कैश फ्लो स्टेटमेंट किस किस को बनाना जरूरी होता है? सबसे पहला, लिस्टेड कंपनीज, बोलना एक बार, सबसे पहले लिस्टेड कंपनी। दूसरा, ऑल अदर बिजनेसेस, हर उस बिजनेस को जिसकी टर्नओवर 50 CR से ज्यादा होगी, तो उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी है। अब पॉइंट नंबर 2 पे देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं AS3। AS की फुल फॉर्म किसी को लिखनी हो लिख लेना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब होता है अकाउंटिंग के रूल्स। तो इंडिया में कंपनियों को गवर्न करने के लिए, कंपनियों को चलाने के लिए कुछ रूल्स बताए गए अकाउंट्स के। उन रूल्स को बोला जाता है एएस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये बनाता कौन है? आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। जैसे आपका बोर्ड सीबीएसई है, हम लोग सीएस हैं, तो हमारा सीएस का बोर्ड है आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें कई तरह की सीए की कमेटीज बनती हैं। तो मेरा भी हमेशा के लिए एक रहता ही है कि मुझे भी कभी ना कभी किसी कमेटी में, मतलब क्या उन्हें, मतलब एक किसी कमेटी का मेंबर बनना है। तो वो कमेटी में 5-10 सीए होंगे, उनके नीचे स्टाफ होगा, वो बनाते हैं ये वाले अकाउंटिंग के रूल्स। सर आपको कौन हायर करता है? आईसीआई। आईसीआई को किसने बनाया? इंडियन गवर्नमेंट ने। इंडियन गवर्नमेंट ने आईसीआई बनाया हुआ है, जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल सीबीएसई बनाया हुआ है।
सीबीएसई खुद थोड़ी पेपर लेता है, आपके स्कूल्स होते हैं, स्कूल्स वाले पेपर लेते हैं। ऐसे ही आईसीआई कहाँ की बॉडी है? इंडियन गवर्नमेंट की। फिर वो अपने आप अपनी कमेटीज बनाते हैं, वो कह देती है इंडियन गवर्नमेंट की इसके रूल्स बना लो। तो टोटल इंडिया में 32 एएस है, 32 एएस। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 था क्लास +1 में। 32 एएस में से मतलब 32 अकाउंटिंग रूल्स हैं, जिसमें से रूल नंबर 3 मतलब एएस नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बोला गया। तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट है ना हमारा, वो एएस 3 में दिया गया था। तो हमें वो फॉर्मेट एज इट इज फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि ये एएस है, रूल है। रूल को आप चेंज नहीं कर सकते, आपको एज इट इज याद करने पड़ते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है, अगला पॉइंट। तो पेपर में ये वाइवा का मतलब इतना फेवरेट क्वेश्चन है ना, ये वाले दो, तो ये वाले दो, सेकंड और थर्ड पॉइंट। किस एएस के अकॉर्डिंग कैश फ्लो बनाया जाता है? एएस 3 याद रह जाएगा। एएस 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, एएस 3। एएस बनाते कौन है? एएस बनाते हैं आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए की फुल फॉर्म याद रह जाएगी। लास्ट वाले आई की इंडिया, पहले आई की इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। वाइवा का क्वेश्चन है एएस 3 और आईसीआई की फुल फॉर्म। अगला वाइवा का क्वेश्चन होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है? दो मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट मेथड से नहीं बनाते हम कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनडायरेक्ट मेथड से बनाते हैं। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड क्या है, आज इसकी चर्चा होगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि आप पोजीशन किसकी चेक कर रहे हो? कैश की। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 कैटेगरीज होती हैं। मतलब मेनली अब मेरा ये स्टार्ट हो रहा है, पहले एक बात करते हैं हम कैश फ्लो का ना, वो देख लेते हैं कि कैश फ्लो में हम क्या क्या चीजें कंसीडर करते हैं। ये वाला पॉइंट कायदे से लॉजिकली मतलब सेकंड नंबर पे आना चाहिए था। मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन के बाद ये वाला पॉइंट आना चाहिए था, लेकिन मैंने पॉइंट नंबर 6 में डाला हुआ है। लॉजिकली पॉइंट नंबर 2 में होना चाहिए था। तो ये तो नोट्स पिछले साल से चले आ रहे हैं, तो हमने लिख लिया। अब हम बात कर रहे हैं कि एक साल में कैश का क्या चेंज आया। सिर्फ दुकान के गल्ले में जो गांधी जी के नोट पड़े हैं, अनुषी को जगाना यार, हाथ हटाओ यहां से। दुकान के गल्ले में जो गांधी जी वाले नोट पड़े हैं, रोकड़ा पड़ा है, सिर्फ उसको कैश नहीं काउंट करते आज की डेट में। मैंने कल भी बताया था, बहुत सारे बच्चे मुझे जीपे फीस पे करते हैं, गूगल पे। क्या मैं उनको ये कहता हूँ कि आपकी फीस नहीं आई? कि उसको भी मैं पेमेंट मानता हूँ, गूगल पे को पेमेंट मानता हूँ। मैंने आपको बताया था, जब मैं चंडीगढ़ पढ़ाता था तो बच्चे मतलब चंडीगढ़ में जो मेरा सीए का एक सब्जेक्ट था उसकी 9,000 फीस थी। एंड में जब मैं चंडीगढ़ छोड़ के आया, 3-4 बच्चों ने मुझे वो 9,000 की पेमेंट चेक के थ्रू पे करी। क्या वो चेक के थ्रू उन्होंने मुझे फीस पे करी? क्या मैं उसको पेमेंट काउंट करूंगा कि नहीं करूंगा? करूंगा। कई तरह के बच्चे, जैसे मेरे कई क्लाइंट्स हैं, ठीक है, मेरे कई क्लाइंट्स हैं उधर मुंबई में भी हैं, पुणे में भी हैं, बेंगलोर में भी हैं, अब तो खैर कनाडा यूके में भी बहुत सारे हैं जो क्लाइंट मेरे शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो वो वहां से मुझसे आईटीआर का काम करवाते हैं और कनाडा से बैठे ही जीपे कर देते हैं। मतलब आज भी मुझे हैरानी होती है, कहते नॉर्मल है, एक फंक्शन होता है, बस वो कर दो। तो जिसके तो रिलेटिव्स है उनको पता है कनाडा से भी नॉर्मली जीपे हो जाता होता है, तो वो कनाडा से भी मुझे पेमेंट कर देते हैं। मतलब अकाउंट ट्रांसफर बोल लो, जीपे बोल लो, जो मर्जी बोल लो। क्या उसको भी पेमेंट काउंट करूंगा कि नहीं? तो आपको अब अपना थोड़ा सा माइंड ब्रॉड करना पड़ेगा। ये बात मैं तब से बोल रहा हूं जब से कंपनीज वाले चैप्टर शुरू हुए थे, कि अब पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटर की बात नहीं कर रहे। कंपनी लेवल पे हमें अपना माइंड थोड़ा सा ओपन लेके चलना पड़ता है। तो सेम ऐसे ही ओपन माइंड हमें कहां पे लेके चलना पड़ता है? कैश के मामले में सिर्फ कैश नहीं होता आज की डेट में। मैं तो भी पिछले 10-15 दिनों से इतने सारे पंडितों को भुगता रहा हूँ, हॉस्पिटल भुगता के आया हूँ। पंडितों ने भी जीपे रखे हुए थे, स्कैनर। मतलब देखो, आज की अगर यही वाली बात मैं आज से 10 साल बाद करता ना, तो हंसी आती या थोड़ा सा मतलब सरप्राइज होते। आज की डेट में आपको लग रहा है कि अगर पंडितों ने भी पेमेंट या दक्षिणा लेने के लिए भी जीपे रखा हुआ है, कुछ ज्यादा हैरानी वाली बात है? उनका भी वो एक तरह से बिजनेस ही है ना। तो कहने का ये मतलब है, कैश में सिर्फ कैश इंक्लूड मत करना आज की डेट में। कैश का स्कोप बहुत बढ़ चुका है। सबसे पहला, कैश में क्या क्या लेंगे? कैश में कैश इन हैंड लेंगे, 500 के नोट, 1000 के नोट, गांधी जी का रोकड़ा। कैश एट बैंक, आपका जो बैंक बैलेंस है उसको भी हम कैश का ही पार्ट मानेंगे। बिल्कुल ठीक है, उसको भी तो हम पेमेंट मानते हैं ना। तीसरा, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये भी कैश का पार्ट बोला गया। जब हमने वो चैप्टर किया था ना, इससे पिछले से पिछला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, तब भी मैंने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ना 4 चीजें आपको याद कराई थी। कम बच्चों को याद होगा। हमारा करंट एसेट्स का चौथा मेजर हेड, सब हेड होता था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक इन चेक्स एंड डिमांड ड्राफ्ट। ये 4 चीजें मैंने आपको याद करवाई थी। यहाँ पे उससे भी 2 चीजें एक्स्ट्रा हैं।
करंट इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। पॉइंट नंबर 3, 4, 5 पढ़ना जल्दी से। करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट को ही शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज साथ में लिखा हुआ है शेयर्स। ये कैश का पार्ट पता है क्यों है? क्योंकि आज की डेट में शेयर्स जो हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है, करंट इन्वेस्टमेंट जो है, सिंपल बात करूं ना, शेयर्स म्यूचुअल फंड अगर मेरे पास है, शेयर म्यूचुअल फंड को भी मैं कैश मान रहा हूं। पता है क्यों? क्योंकि आज मैं शाम को बेचूंगा ना, शाम को बिक जाएंगे। अभी मैं अपनी ग्रो ऐप चलाऊं, ठीक है, या ऑनलाइन चलाऊं ना, जो मेरे पास शेयर्स है विप्रो के, रिलायंस के, अभी मैं बेचू ना, 1 मिनट में बिक जाएंगे। तो जब 1 मिनट में बिक रहे हैं और उससे साथ साथ ही कैश आ जाएगा, किसी किसी ऐप में ना म्यूचुअल फंड के पैसे 2 दिन के बाद आते हैं, तो 2 दिन कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात है क्या? आज आपके पास शेयर म्यूचुअल फंड है, आपने बेचे, कल पैसे आ गए, 1 घंटे बाद पैसे आ गए, 2 दिन बाद पैसे आ गए। तो इसलिए कैश फ्लो में इसको भी इन्होंने कंसीडर किया, जो आपकी करंट इन्वेस्टमेंट है, जो आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज वो होती है जिसकी मार्केट में हाथों हाथ वैल्यू हो, हाथों हाथ बिक सके। और लास्ट में चेक और ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मतलब डीडी, डिमांड ड्राफ्ट। आप लोगों में से कभी किसी ने डीडी यूज की है? किसी ने यूज नहीं किया? कल को जब आप कॉलेज जाओगे ना, चितकारा या कहीं पे, वो आपको कहेंगे, हाँ वो आपको कहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने चितकारा में एडमिशन लेनी है, फीस है 2 लाख रुपए। अब 2 लाख रुपए के आज की डेट में हम कैश नहीं कैरी करते होते। आपका खुद का बैंक में अकाउंट भी नहीं है, वो कह रहे हैं बैंक के थ्रू पेमेंट करो, तो आप कैसे पे करोगे? तो बैंकों में जाते हैं हम बैंक वालों को कहते हैं, बिल्कुल सेम चेक के जैसे ही होता है वो। चेक देखा हुआ है आप लोगों ने? बिल्कुल सेम चेक के जैसा होता है, बस ऊपर चेक की जगह लिखा होता है डिमांड ड्राफ्ट। तो आप बैंक में जाओगे, आप उनको बोलोगे चितकारा का डिमांड ड्राफ्ट बना दो 2 लाख रुपए। आपने वो वाले 2 लाख रुपए बैंक को दिए, उन्होंने चितकारा का नाम लिख दिया, डेट लिख दी, आपका नाम लिख दिया बैक साइड पे, और आपसे वो 40-50 रुपए कमीशन के लेंगे, आपको वो वाला चेक दे देंगे, उसको बोलते हैं डीडी। आप वो वाला चेक ले जाके चितकारा में जाओगे, उनको पे कर दोगे, तो उनको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये बैंक में पैसे जमा कराए हैं, फिर वो वाला डीडी चितकारा वाले उस बैंक में भेजेंगे, उनके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। चीज समझ में आ गई? तो ये सारा भी तो कैश है, तो ये आपको याद करना है। ये वाइवा का बहुत फेवरेट, मतलब ये जो अब मैं आपको तैयारी करवा रहा हूं ना, ये 2-3 दिनों की, ये विद वाइवा करवा रहा हूं, बस आप ये याद रखना। AS3 के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, इनडायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। क्या चेक करना होता है कैश फ्लो में? कि एक पीरियड में कैश की क्या पोजीशन चेंज हुई है, एक पीरियड में कैश का कितना फ्लो आया है। कैश का मतलब सिर्फ कैश होता है? नहीं, कैश का मतलब ये 5-6 चीजें हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इन सभी चीजों का टोटल करना है, फिर मुझे देखना है, जैसे फॉर एग्जांपल कैश, बैंक, इन सभी का एक तो मुझे ये चेक करना है, 1/4/21 को कितना था, इन सभी को टोटल कर लेंगे। सर अगर इन सभी में से कुछ चीजें ना हुई तो मत करना, 6 में से जितनी चीजें होंगी वो करना, फिर इसी का ही 31/3/22 का टोटल करेंगे, इसी 6 चीजों का। तो मुझे इंडिविजुअल आइटम नहीं चेक करनी, मुझे टोटलिंग में चेक करना है। तो मैं यहाँ पे टोटलिंग में आपको एक सिचुएशन क्रिएट करके दे रहा हूं ताकि आपको समझ आ सके। 1/4/21 को ये सारी चीजों का टोटल, सर कौन सी सारी चीजें जो आपकी स्क्रीन पे है, इनका टोटल, इनकी हेडिंग का नाम क्या है? कैश एंड इक्विवेलेंट्स। इन सभी का टोटल आया ओपनिंग का 4 लाख रुपए, और क्लोजिंग का टोटल आया है 2,95,000। तो बताओ मेरा जो टोटल है, मुझे तो टोटल के साथ ही मैटर करता है, क्योंकि मेरा तो कैश में, मैंने अभी सीखा ना, कैश में सारा कुछ इंक्लूड करना है। तो बताओ मेरा कैश 4 लाख से 2,95,000 हुआ है। मेरा इस साल में कैश की पोजीशन में क्या चेंज आया है? डिक्रीज हुआ है कितना? माइनस का। इसको बोलते हैं नेट डिक्रीज इन कैश। तो ये मेरा आंसर होगा पेपर में, 1,05,000। आपको ये दो चीजें दी होंगी जो आपके सामने स्क्रीन पे है, ये कल भी बताया था। तो आपका ये जो डिफरेंस है वो आपका आंसर होता है। इसलिए इस क्वेश्चन में बच्चों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आंसर क्वेश्चन में ही गिवन है। चीज समझ में आई? तो मेरा इस क्वेश्चन में नेट डिक्रीज आया है। कल का जो मैंने एग्जांपल लिया था, कल मैंने लिया था 1 लाख और 3.5 लाख, तो वहां पे 2.5 लाख इंक्रीज था, यहाँ पे 1,05,000 डिक्रीज है। फ्लो कैसा भी हो सकता है, इनफ्लो भी आउटफ्लो भी। अब मुझे बात करनी है कि कैश फ्लो जो मैं चेंज देख रहा हूं, कैश फ्लो में मैं चेंज देख रहा हूं ना, एक साल से दूसरे साल तक क्या चेंज हुआ, एक डेट से दूसरी डेट तक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कितना चेंज आया, तो उसको मैं 3 कैटेगरीज में देखता हूं। आप मुझे बताओ, मैं आपको पहले एक चॉइस दे रहा हूं कुछ 30-40 सेकंड की। दुकान में आप लोग मुझे बताओ
मेरी दुकान में पैसा किन किन तरीकों से आ सकता है। शुरुआत मैं करूं? परचेज नहीं यार, आ सकता है। देख, एक एक भैया ने बोला सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स से पैसा आएगा, बिल्कुल ठीक है, लॉजिकल है। सर्विस भी बीच में आ गया। और बताओ? परचेज रिटर्न छोड़ दे, इतना नहीं टेक्निकल जाना, सिंपल सिंपल वाले। और कहां से पैसा आ सकता है? क्रेडिटर्स को तो हम देते हैं, डेटर देते हैं हमें पैसा, तो रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। ये भी आप लोगों ने ठीक बोला, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर से भी पैसा आता है। और एसेट को, ये भी तो हो सकता है, सेल ऑफ एसेट, ये भी तो ठीक है ना, पैसे। आप लोगों ने ना कुछ भी, सेल ऑफ एसेट से या इन्वेस्टमेंट करने से पैसा जाता है भाई, करके देख लियो। एफडी कराने जाएगा, पैसा आएगा कि जाएगा? ओ भाई, तूने एसेट्स की बात करी है ना, उसका इंटरेस्ट अलग चीज है। उसका इंटरेस्ट मिलेगा तो तू ये कह सकता है इंटरेस्ट रिसीव्ड। एक अभी किसी ने यहाँ पे लोन की बात करी थी, लोन टेकन, ठीक है, इंटरेस्ट या रेंट रिसीव्ड लिख रहा हूं, बस करते हैं, बहुत है। आप लोगों को चीज समझ में आ गई। जो मेरे को आंसर चाहिए थे आप लोगों ने सारे आंसर दे दिए। मुझे इन तरीकों से दुकान में पैसा आता है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट किस एएस ने बनाया था? AS3 ने। किस मेथड से बनाया था? अभी तक आपको पता नहीं है इनडायरेक्ट मेथड, अभी के लिए मैंने आपको याद करा दिया। तो AS3 ने ना, AS3 ने बोला बिजनेस में जितना भी पैसा आता है, जितने भी टाइप से पैसा आता है, हम इसकी 3 कैटेगरीज बनाएंगे। एक वो कैटेगरी बनाएंगे जिस प्रोडक्ट का आपका काम है, जिस चीज का आपका बिजनेस है, एक तो वहां से पैसा आता है, इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। इससे ज्यादा तो कहीं आ ही नहीं सकता ना पैसा। यार जिस चीज का आपका काम है, सारा दिन वही करते हो, उसी से ही पैसा आएगा। तो इस वाले पैसों को बोला जाता है कि अगर ऐसे किसी चीज से पैसा आए जो आपका काम काज है, उसको बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग मतलब जो आपका ऑपरेशन है, काम काज है, उस एक्टिविटी से जो भी कैश में फ्लो आएगा उसको बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो मैं आपको चॉइस दे रहा हूं, मुझे बताओ इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन कौन सी हो सकती है? क्योंकि ये तो मेरा काम ही है। तो ये वाला जो मेरा पैसा आ रहा है सेल ऑफ गुड्स और सर्विस से, ये मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आ रहा है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब दुकान का कामकाज करके। और डिबेंचर से, केड़े डिबेंचर है? और डेटर्स हैं यार। डेटर्स को जो मैंने सामान बेचा वो भी दुकान के कामकाज में बेचा, तो डेटर भी जब मुझे पैसा देगा वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगा। अब जो एसेट्स से मैंने सेल ऑफ एसेट की, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की, यार मैं एसेट्स दुकान में रोज बेचूंगा कि दुकान का प्रोडक्ट रोज बेचूंगा? आपकी कोई एसेट खराब हो गई थी या आपकी वैल्यू बहुत बढ़ गई, आपने कहा चलिए बेच के ना कोई सस्ते खरीद लेते हैं। एसेट्स कभी कभार खरीदते हो ना। तो जो एसेट्स वगैरह से कमाई होती है, या एसेट्स को बेच के जो पैसा मिलता है, मैंने दो शब्द बोले हैं, उस एसेट से जो कमाई हो रही है या उस एसेट्स को बेच के जो पैसा मिल रहा है, वहां से भी पैसा मिल रहा है, तो वो भी तो एक एक्टिविटी है, लेकिन कभी कभार मिलेगा, तो उसको बोला गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्होंने कैटेगरीज बांट दी। जो पैसा रोज रोज मिलता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि आप दुकान को ऑपरेट कर रहे हो, काम काज कर रहे हो। जो आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट के तौर पे हम वो करते हैं जैसे हमने एफडी करा ली, गोल्ड खरीद लिया। यार हमारे आसपास ना एक बिल्डिंग पड़ी है, क्यों ना 6-8 महीने के लिए खरीद लें, बाद में प्राइस बढ़ जाएंगे बेच देंगे, उसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कभी कभार, क्या कभी कभार करने से भी बिजनेस में तो पैसा आ रहा है ना, या पैसा जा रहा है? जब खरीदोगे तो पैसा जाएगा, जब बेचोगे पैसा आएगा। तो इनको बोल दिया गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और तीसरी जो लोन टेकन है, या जब आप शेयर्स इश्यू कर रहे हो, यार शेयर्स इश्यू कर रहे हो, यानी कि जो लाइबिलिटी से रिलेटेड है। मुझे बताना, लोन लेने से पैसा आता है दुकान में? हम लोन ले रहे हैं, एक बार के लिए तो पैसा आएगा। शेयर्स इश्यू कर रहे हैं पब्लिक को, पैसा आएगा। डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं, पैसा आएगा। तो जो लाइबिलिटी से रिलेटेड पैसा आ रहा है फाइनेंस करके, जो आपका पैसा नहीं है लेकिन दुकान में आ रहा है, वो पैसों से ना आपने कभी कुछ बेचा, ना गुड्स ना एसेट, लेकिन फिर भी पैसा तो आ रहा है ना। मुझे इस चैप्टर में कवर क्या करना है? कैश की पोजीशन, किसी चीज का भी कैश हो यार। बस AS3 ने बोल दिया हमने कैश की 3 पोजीशंस बना दी, एक दुकान के कामकाज वाली, एक इन्वेस्टिंग वाली, और तीसरी जो बच गई इसको हम फाइनेंसिंग वाली बोलेंगे। क्योंकि जो ये चौथा पॉइंट मैंने लिखा है ना, ये फाइनेंस से रिलेटेड हो गया, तो इसको बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
इससे जो भी अब आपकी दुकान में एक्टिविटीज होंगी, जो भी दुकान में एक्टिविटीज होंगी, वो यही की यही सिर्फ 3 कैटेगरीज में इन्वॉल्व होंगी, इसके अलावा कोई और कैटेगरी है ही नहीं। तो इस हिसाब से 3 एक्टिविटीज आपके सामने लिखी हुई हैं। आप सबसे लास्ट वाले का आंसर दे सकते हो। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, मेरी कंपनी को बैंक से इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो बताओ ये कौन सी एक्टिविटी में फॉल करेगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब हम फिल्टर लगाते हैं, पहला क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में फॉल नहीं करेगा, क्योंकि मेरा जो काम है इंटरेस्ट या लोन लेना, खरीदना बेचना थोड़ी है। मेरे पास पैसा फालतू था, मैंने एफडी करा ली। एफडी कराना मेरी इन्वेस्टमेंट होती है। तो इन्वेस्टमेंट को बेच के या इन्वेस्टमेंट से कमाई करके जो भी पैसा आएगा वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाएगा। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड कहलाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये सारे के सारे आपको पता मैंने क्या लिखे हैं? ये मैंने सारे इनफ्लो के नजरिए से लिखे हैं। ऐसे ही चाहे आउटफ्लो के नजरिए से हो, तो इसको हम रिवर्स कर देते हैं एक बार के लिए। सेल ऑफ गुड्स का रिवर्सल बनाओ, पैसा आएगा या जाएगा? यार गुड्स है ना, आपको गुड्स की बातें ध्यान में रखनी है, बाद में ध्यान रखना है इनफ्लो के आउटफ्लो। यहाँ पे कैसे सोचना है, पहले आपको गुड्स या एसेट्स की कैटेगरी सोचनी है, मतलब कि पहले आपको नेचर सोचनी है कि गुड्स है, एसेट्स है, फाइनेंस है। फिर सोचना है कि वो इनफ्लो है या आउटफ्लो है। पहले मैं जब तक यार कैटेगरी नहीं पहचानूंगा कि कौन सी कैटेगरी है, बाद में देखूंगा इनफ्लो है कि आउटफ्लो है। अच्छा, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर का रिवर्स बनाओ, पेमेंट टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को मैं पैसे क्यों देता हूं? उससे सामान खरीदा, सामान बिजनेस के लिए ऑपरेटिंग हुआ ना, तो जो मैं क्रेडिटर को पैसे दे रहा हूं वो आउटफ्लो बनेगा, लेकिन ऑपरेटिंग का ही बनेगा। अच्छा, इन्वेस्टिंग में सेल ऑफ एसेट, परचेज ऑफ गोल्ड, एसेट, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अगला लोन टेकन का, लोन रीपेड। लोन रीपेड करने से क्या हुआ? पैसा चला गया। शेयर इश्यू करने के बाद शेयर रिफंड या बायबैक। इंटरेस्ट रिसीव्ड का चीज समझ में आ गई? यानी कि अब अगर आपको एक एंगल समझ में आ गया ना, तो दूसरे एंगल के ऊपर आप ध्यान लगा सकते हो खुद। तो अब हम ये कैटेगरी देख रहे हैं, 3 तरह की कैटेगरी होती है। सबसे पहला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये एक्टिविटी क्या कहती है? देखना यहाँ पे विजिबल हो जाएगा आपको कि दूसरे निकालू? स्लाइड स्लो चल रही है अभी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या कहती है? इन दिस एक्टिविटी ऑल कैश इनफ्लो और आउटफ्लो। मेन वर्ड मेरे लिए ना आउटफ्लो भी है। बच्चों का तो थोड़ा सा बायसनेस, मतलब वेट कहां पे बायस्ड हो जाता है? वेट बायस्ड हो जाता है इनफ्लो के ऊपर ना। हमने कैश फ्लो की बात करी है, कैश इनफ्लो आउटफ्लो की बात नहीं करी। दैट कैन बी इनफ्लो, इधर इनफ्लो और आउटफ्लो। तो कौन सी एक्टिविटी चल रही है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी कह रही है इन दिस एक्टिविटी कैश इनफ्लो और आउटफ्लो इज रिकॉर्डेड विच इज रिलेटेड विद बिजनेस ऑपरेशन। अब बिजनेस ऑपरेशन क्या होता है पढ़ना? बिजनेस ऑपरेशन होता है मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। अच्छा, आप मेरी बिजनेस ऑपरेशन बता सकते हो? कोचिंग सेंटर, बिजनेस रेवेन्यू जनरेटिंग, रेवेन्यू मतलब पैसा। पैसा किससे जनरेट कर रहा हूं? किस एक्टिविटी से? ट्यूशन पढ़ा के। तो मेरे लिए मेरी ट्यूशन क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पॉइंट नंबर 2, इसकी एग्जांपल आप पढ़ लेना, लिखवा दी। पॉइंट नंबर 2, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है? कह रहे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये 2 चीजों से रिलेटेड होती है, ये आपको रट्टा मारना है, याद करना है। इन्वेस्टिंग किस चीज से रिलेटेड होती है? या तो नॉन करंट एसेट से या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से। इसी को ही आप कभी कभार करते हो, नहीं तो बाकी तो करंट है। करंट वाली चीजें आपकी ऑपरेटिंग में चली गई, क्रेडिटर डेटर। एक बार याद करो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किससे रिलेटेड है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रिलेटेड है नॉन करंट एसेट से या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से। इनको अगर बेचोगे, बताओ इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो? इनफ्लो होगा। अगर नॉन करंट एसेट या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को खरीदोगे, मतलब बिल्डिंग खरीदी, पैसा गया, आउटफ्लो है। इनसे जो पैसा मिला मुझे, इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो मेरे लिए इनफ्लो हो जाएगा। तीसरी एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखो किससे रिलेटेड है, मैंने लिख दिया है, शेयर कैपिटल से या लाइबिलिटी से। शेयर कैपिटल इश्यू करोगे, इनफ्लो या आउटफ्लो? शेयर कैपिटल इश्यू करेंगे तो इनफ्लो होगा। हमने शेयर बेचे और पब्लिक ने पैसा मेरी कंपनी में लगाया, तो मेरे लिए इनफ्लो है। अच्छा, उसी शेयर को मैंने बाय बैक कर लिया, तो मेरे लिए वो क्या हो जाएगा? आउटफ्लो। ऐसे ही करंट लाइबिलिटीज हैं, चाहे करंट लाइबिलिटी है नॉन करंट लाइबिलिटी है। लोन टेकन हो गया, मतलब कहीं से भी पैसा आ रहा है, इनफ्लो, कहीं पे भी पैसा जा रहा है, आउटफ्लो। बस एक बोल के खत्म करता हूं मैं, डिबेंचर इश्यू करना, इनफ्लो या आउटफ्लो? डिबेंचर रिडीम करना,
डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे करना। चीज समझ में आ गई? पहले कैटेगरी पहचाननी है, ऑपरेटिंग में जाएगा, इन्वेस्टिंग में या फाइनेंसिंग में। दूसरे नंबर पे आपको पहचानना है इनफ्लो है कि आउटफ्लो है। और इसका एक फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है, ये शॉर्ट फॉर्मेट है, खैर ये तो पेपर में नहीं आता, ये जान के मैंने समरी फॉर्मेट बनाया है, जान के तीनों एक्टिविटीज को सीरियल वाइज लिखना है, यू कैन नॉट चेंज। पहली एक्टिविटी लिखनी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ना मैंने जान के एग्जांपल लिख लिया कि पैसा आया कितना, देखना एक बार, और पेड गया कितने, कितना बच गया। तो मतलब मेरे को ऑपरेटिंग एक्टिविटी ने 29,000 का कैश बचा के दिया। कल मैंने बोला था प्रॉफिट नहीं कमा के दिया, प्रॉफिट अलग चीज होती है, कैश अलग चीज होती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी कि दुकान के प्रोडक्ट से 50,000 रुपया आया था, 21,000 गए हैं, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी ने मेरा कितना कैश बचा के दिया, कितना कैश बचा के दिया। सेकंड एक्टिविटी कौन सी होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो पॉइंट नंबर 2 बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखना रिसीव्ड 70,000, पेड 79,000। तो इस एक्टिविटी ने मेरा 9,000 का माइनस किया है, मतलब मैंने ज्यादातर बिल्डिंग या मशीनें वगैरह खरीदी होंगी या इन्वेस्टमेंट। बच्चे पता क्या करते हैं, सर 9,000 का तो लॉस हो गया हमारा। ना जी, ये लॉस थोड़ी है यार। अगर आपने एफडी करा ली, गोल्ड खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद ली, पैसा जा रहा है ना, तो हम पैसों की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी आपने फ्री फंड में दे दिया, उसके बदले में बिल्डिंग तो मिली है ना। तो दिस इज नॉट योर लॉस, दिस इज योर कैश आउटफ्लो। पैसा नेगेटिव में हुआ है, हम मान रहे हैं कैश आउटफ्लो हुआ है, बदले में आपको एसेट भी तो मिली है, इन्वेस्टमेंट भी तो मिली है। तीसरे नंबर पे आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पैसा आया 1 लाख, गया 85,000। फाइनेंसिंग एक्टिविटी ने कितना कैश जमा करके दिया मुझे, 15,000। तो मुझे इन तीनों एक्टिविटी का जोड़ देखना है। पहला कितना था, 29,000। दूसरी एक्टिविटी में कितना था, माइनस माइनस, और तीसरे में 15,000। तो अगर मैं तीनों एक्टिविटीज का कैश का टोटल करूं पूरे साल का, तो मेरे पास 35,000 पे कैश प्लस में आ रहा है। इसको बोलेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इन इक्विवेलेंट्स, क्योंकि इंक्रीज हुआ है। अगर इसी का आंसर माइनस में होता तो इंक्रीज की जगह क्या लिखता, डिक्रीज। मतलब पूरे साल में कैश फ्लो में मेरा 35,000 का प्लस पॉजिटिव चेंज हुआ है। अब मैं देखता हूं कि स्टार्टिंग वाले दिन मेरे पास कितना था, इसको बोलते हैं ओपनिंग कैश। स्टार्टिंग वाले दिन मेरे पास 10,000 था, 10,000 पहले दिन था, 35,000 पूरे साल में मैंने कमाया, कमाया बोल लो या कैश आया बोल लो, इंक्रीज हुआ। तो मेरे पास आखिरी दिन कितना होना चाहिए, 45। तो 45,000 को बोलते हैं क्लोजिंग कैश। एग्जाम में आपको ओपनिंग और क्लोजिंग कैश गिवन होंगे, इंक्रीज या डिक्रीज मुझे निकालना पड़ेगा। जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर देखोगे आपको आंसर पहले ही झट में पता चल जाएगा। क्यों, ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है 10 और 45, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, 35। आपको पहले ही क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि मेरे इस वाले क्वेश्चन का आंसर 35,000 आना चाहिए। अब कैश में क्या क्या लेते हैं वो मैंने आपको समझा दिया था। अब मुझे क्या देखना है, आपने पिछले चैप्टर में याद है पी एंड एल अकाउंट देखा था, पी एंड एल अकाउंट में याद है इनकम में कितने हेड थे। अभी तक की भी जो मैंने डिस्कशन की है ना, मैं आपको सही बात बता रहा हूं, अभी तक की भी जो मैंने आपके साथ डिस्कशन की है, टेक्निकल डिस्कशन मैं इसको अभी भी नहीं बोल रहा, फिर भी ये आपकी बेसिक डिस्कशन थी, लेकिन थोड़ा सा डीप में हमने एनालाइज किया। टेक्निकल डिस्कशन का पार्ट यहां से शुरू होता है पी एंड एल से। जिसको ये वाला पी एंड एल का पार्ट ये आधा पौना घंटा चलेगा, यानी कि 10 मिनट तो आज चलेगी, 15-20 मिनट 25 मिनट कल की क्लास चलेगी। जिसको ये वाले 30-40 मिनट्स ना समझ में आए, या जिसने ये वाले 30-40 सेकंड स्किप कर दिए, पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा आपके लिए। ये 40 मिनट या 1 घंटा या 25 मिनट आपके इस पूरे चैप्टर को डिसाइड करेंगे कि आपको चैप्टर समझ में आएगा या नहीं आएगा, आपका इंटरेस्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। पी एंड एल अकाउंट से टाइम नहीं वेस्ट करते, काम की बात पे आते हैं। पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट के ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है एक्रूअल बेसिस। हमने ना पिछला चैप्टर खत्म किया था, पी एंड एल अकाउंट में याद है 2 मेजर हेड होते थे, इनकम एक्सपेंसेस। इनकम में 2 होते थे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम, ऐसे ही एक्सपेंसेस में आते थे। तो ये देखो, ये मेरे पास है इनकम्स में 2, पहला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसमें हम लेते थे सेल ऑफ गुड्स 3 लाख रुपए, ठीक है जी। फिर अदर इनकम, अदर इनकम में देखो पहला आया कमीशन रिसीव्ड, दूसरा आया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, तीसरा आया एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम वो होती है जो मैंने कमा ली लेकिन मिली नहीं। पी एंड एल अकाउंट बनाता है अकाउंटेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाता है कैशियर। आप ऐसे समझोगे तब जल्दी समझ में आएगा। एक बार फिर से 2 चीजें हैं, एक पी एंड एल अकाउंट,
एक कैश फ्लो स्टेटमेंट। पहले इसकी थ्योरी बता देता हूं, आपको बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा। पी एंड एल अकाउंट है और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये दो चीजें हैं। इन दोनों के ऊपर जब तक आपको नहीं कॉन्फिडेंस आएगा, हो सकता है टीचर आपके ये चीजें ना कराए, मैं तो पूरी जड़ करा रहा हूं। तो पी एंड एल अकाउंट है और कैश फ्लो स्टेटमेंट है। पी एंड एल अकाउंट बनाएगा अकाउंटेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएगा कैशियर। दोनों में फर्क होता है, कैशियर जनरली कैश के हिसाब रखता है, बस हिसाब किताब। पी एंड एल वाला जो अकाउंटेंट है वो ओवरऑल पूरी कंपनी का देखेगा। पी एंड एल अकाउंट जो बनता है, पॉइंट नंबर 1, पी एंड एल अकाउंट जो बनता है एक्रूवल बेसिस के हिसाब से बनता है। एक्रूवल बेसिस कहते हैं कैश और क्रेडिट सब कुछ लिखो, जो जो हुआ है सब कुछ लिखो। कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो कैशियर है, यार कैशियर कभी भी डेप्रिसिएशन को लिखेगा? डेप्रिसिएशन हमेशा नॉन कैश माना जाता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी मशीन की वैल्यू में गिरावट आना। जब मशीन की वैल्यू में गिरावट आई, आपकी एक्टिवा की वैल्यू कम हो गई, कैशियर को उससे क्या लेना? कैशियर कहता है भाई साहब पैसों की बात करो, पैसा आया या गया। हमने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस मार्केट वैल्यू डाउन हो गई। कहता मैं तो नहीं लिखूंगा। कौन कह रहा है ऐसा? जबकि पी एंड एल अकाउंट का जो अकाउंटेंट है वो कह रहा है डेप्रिसिएशन हमने +1 में सीखा हुआ है, तो डेप्रिसिएशन मैं तो हर साल लगाऊंगा, वैल्यू तो कम हुई है। क्या आपको पहला पॉइंट समझ में आया है? पी एंड एल अकाउंट कौन बनाएगा? पी एंड एल अकाउंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन बनाएगा? पी एंड एल अकाउंट बनाया जाता है एक्रूवल बेसिस के हिसाब से। जशन जी पूरा फोकस नहीं है, जशन पवन पवन। पी एंड एल अकाउंट कौन बनाता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन बनाता है? किस मेथड से पी एंड एल अकाउंट बनाया जाएगा? एक्रूवल बेसिस से। कैश फ्लो स्टेटमेंट किस बेसिस से बने? ये दो ही बेसिस होते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में देखो, पी एंड एल अकाउंट में जब एक्रूवल बेसिस के हिसाब से अकाउंटेंट बना रहा है, वो क्या लिखेगा? वो कह रहा है चाहे कैश का खर्चा हो चाहे क्रेडिट का हो, मुझे तो सारे खर्चे लिखने हैं, बात खत्म। मुझसे भेदभाव मत करना कि ये वाले में तो अभी पैसा दिया नहीं दिया, खर्चा हो गया ना, आज नहीं तो कल दे देंगे। जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कैशियर बना रहा है, कैश बेसिस के हिसाब से बना रहा है, ओनली कैश एक्सपेंसेस या कैश इनकम्स रिकॉर्ड करेगा वो। तीसरा डिफरेंस समझ में आ गया? ठीक है। इनकम्स का लिए एक्सपेंसेस के लिए सेम है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कई ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अभी अभी आपको समझाई ना, 3 एक्टिविटी होती हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड हो, सेल परचेज। तो कह रहे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे कि गुड्स हो गई, गुड्स खरीदा, सैलरी पे किया, वेजेस पे किया, चाहे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो, सारे के सारे रिकॉर्ड करता है। मैंने +1 में या पी एंड एल अकाउंट के चैप्टर में कभी भी नहीं कराया ऑपरेटिंग को अलग लिखो, नॉन ऑपरेटिंग को अलग। हम कहते थे यार जो भी खर्चे हैं लिख दो। जबकि जबकि कैशियर सिर्फ कैश एक्सपेंसेस को देखेगा। पी एंड एल का फॉर्मेट, ये 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट, चौथा खास नहीं था, ये वाला 5वां बहुत इंपॉर्टेंट। पी एंड एल अकाउंट जो कौन बना रहा है? खो जाते हो ना। पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट कौन बना रहा है? उसका ये पर्पस लिखा हुआ है, रिजल्ट या पर्पस पढ़ना। पी एंड एल हमने अकाउंटेंट को पता है क्यों रखा है अपने बिजनेस में? भाई मेरे को बताइयो कि पूरे साल में मैं प्रॉफिटेबल चल रहा हूं कि लॉसेबल चल रहा हूं, मतलब प्रॉफिट में चल रहा हूं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाम से ही पता चल रहा है। ये हम क्यों बना रहे हैं? टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। लेकिन जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा है ना, उसको उन्होंने कहा था भाई प्रॉफिट लॉस की ड्यूटी मैंने किसी और को दी हुई है, तू मुझे सिर्फ कैश की पोजीशन बताइयो। ओपनिंग में कितना कैश था, एंड में कितना कैश है, पूरे साल में कैश में क्या चेंज आया है। ये चौथे पॉइंट, ये 5वें पॉइंट को ना पहले एक बार के लिए समाओ अपने मन में। समझ में आ रहा है? पी एंड एल अकाउंट क्यों बना रहे हैं? प्रॉफिट लॉस पता करने के लिए। कैश फ्लो क्यों बना रहे हैं? कैश की पोजीशन पता करने के लिए। क्रेडिट ट्रांजैक्शन देखो कहां पे टिक है, कहां पे क्रॉस है। तो करता क्या है, जैसे पी एंड एल अकाउंट, जैसे ये वो है ना, क्या कहते हैं, ये वाला, ये देखो ये पी एंड एल अकाउंट बना हुआ है फॉर्मेट, और साथ में लिखा हुआ है एक्रूवल बेसिस। सिर्फ मुझे एक चीज लिखवा दो यहाँ पे, अगर मैं लिखना चाहूं प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट, ठीक है। पी एंड एल अकाउंट का फॉर्मेट है ये। पी एंड एल का वही फॉर्मेट है जो पिछले से पिछले चैप्टर में आप सीख के आए हो। आरएफओ अदर इनकम, फिर एक्सपेंसेस में 7 होते थे, फिर आप करते थे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद टैक्स माइनस कर देते थे। फॉर्मेट वही का वही है। मैं सिर्फ क्या एडिशन कर रहा हूं, एडिशन ये कर रहा हूं कि ये बनाया किसने था? अकाउंटेंट ने। अच्छा, वाई? प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करने के लिए बनाया था। इस बंदे ने प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करके दे दिया एंड में। इस बंदे ने प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करके दे दिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी। इस बंदे ने प्रॉफिट फाइंड आउट करके दे दिया,
प्रॉफिट फाइंड करने के बाद मैंने आपको सिखाया था कुछ कि डिविडेंड बांटने होते हैं, ये वो चीजें करनी होती हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी मेरे पास इतना रख गया। अच्छा, इधर लिखा भी हुआ है कैलकुलेट बाय अकाउंटेंट। अब जो इस अकाउंटेंट ने पी एंड एल बनाते हुए जो जो मेथड फॉलो किए, इसने क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी तो लिख दी ना, एक्रूवल बेसिस के हिसाब से बनाया है। एक्रूवल बेसिस कहता है कैश क्रेडिट सब कुछ लिख दो। अब इसने अपने प्रॉफिट या लॉस तक पहुंचते हुए वो वाली आइटम्स को भी कंसीडर कर लिया जिसमें कैश था ही नहीं, क्योंकि आपने इसको दिशा निर्देश क्या दिए थे कि हे अकाउंटेंट भैया, हम कहते हैं कि आप पैट निकालो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट निकालो, एक्रूवल बेसिस से निकालो, कैश और क्रेडिट सारी ट्रांजैक्शन लिख लो, कैश और क्रेडिट सारी ट्रांजैक्शन लिख लो। तो इस भैया ने तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी लिख ली। जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन लिख ली तो उससे तो आपके कैश में कहीं ना कहीं चेंज आ गया होगा। इसने कई तरह के ऐसे खर्चे भी माइनस कर दिए जो पेमेंट नहीं करी हमने, नॉन कैश थे। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मुझे ये पूरा का पूरा पी एंड एल दोबारा बनाना पड़ेगा, या तो ये वाला मुझे पूरा का पूरा पी एंड एल अकाउंट दोबारा बनाना पड़ेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैश वाली चीजें लिखूंगा मैं, तभी तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा। अगर मैं पूरा का पूरा पी एंड एल दोबारा बनाने लग गया, प्रैक्टिकल लाइफ में पूरा का पूरा पी एंड एल 5-5, 6-6 पेजेस का होता है, इतने सारे एक्सपेंसेस होते हैं, वेजेस, सैलरी, 10-10 पेजेस का पी एंड एल हो जाता है। अगर मैं पूरा बनाने लगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट वाले को बोल रहे हैं, तो वो सिर्फ कैश वाली ट्रांजैक्शन लेगा, क्रेडिट वाली उड़ा देगा। तो पहला तरीके को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या है, जैसे पी एंड एल अकाउंटेंट सारा कर रहा था ना, कि आप भी ऐसा बनाना सारा शुरू कर दो। उसने क्रेडिट ट्रांजैक्शन एक्स्ट्रा ले ली थी ना, आप क्रेडिट वाली मत लेना। लेकिन जब वो बनाने लगा उसने देखा यार ये तो इतनी चीजें हैं, जबकि 100 में से खाली 15-16 चीजें ही क्रेडिट वाली थी। तो क्यों ना मैं उल्टा चल लूं, मतलब जो उसने आंसर निकाला है, उसने आंसर क्या निकाला है हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से, उसने आंसर निकाला है 45,000। 45,000 में सिर्फ 15 आइटम्स ही ऐसी थी जो क्रेडिट वाली थी। तो क्यों ना मैं उन क्रेडिट वाली आइटम को कैंसिल कर दूं, और मैं 45,000 से क्वेश्चन शुरू कर देता हूं और रिवर्सल फॉर्म में चल पड़ता हूं। मैं क्या करता हूं, जो जो ट्रांजैक्शन कैश फ्लो में अलाउड नहीं है, यानी कि क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन ना, तो एक काम करता हूं, इसके पी एंड एल अकाउंट से ना क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन हटा देता हूं। तो मैंने पी एंड एल अकाउंट पूरा ना बना के कुछ आइटम्स वहां से इग्नोर करनी शुरू कर दी, इग्नोर यानी कि कैंसिल करनी शुरू कर दी। अब मुझे बताओ, जो आइटम उसने माइनस की होगी, किसने, अकाउंटेंट ने, क्योंकि पहले पी एंड एल अकाउंट बनता है फिर कैश फ्लो बनता है। जो आइटम्स पी एंड एल अकाउंट वाले अकाउंटेंट ने माइनस की होंगी क्रेडिट वाली, उसको कैंसिल करने के लिए मैं उसको प्लस कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो 5,000 है, उसने माइनस कर दिया 600, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मेरा ना नॉन कैश एक्सपेंस है। क्या आपको ये बात समझ में आती है? हमने दिमाग से पूछना, डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, क्योंकि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू कम होना, उससे मैं किसी को पैसे थोड़ी देने जा रहा हूं, गवर्नमेंट को या मार्केट में। लेकिन जब मैं पी एंड एल अकाउंट बना रहा हूं, ये पी एंड एल अकाउंट बना रहा हूं, तो ये देखा उसने टोटल सेल है 5,000 की, डेप्रिसिएशन एक खर्चा होता है ना, लॉस होता है ना, तो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा बताना इस क्वेश्चन में, 4400। प्रॉफिट गलत नहीं निकाला। कभी भी हमने ये नहीं सोचना कि पी एंड एल वाला जो अकाउंटेंट है वो नालायक है, उसको कुछ आता नहीं, उसने गलत बनाया है। उसको हमने ड्यूटी प्रॉफिट लॉस निकालने की दी थी। हमारे पास एक एक्स्ट्रा ड्यूटी है कैश फ्लो की। अब जब मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना चाहता हूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, या तो मैं पूरी सेल लूं 5,000 और उसमें से ये माइनस ना करूं, तो मेरे पास कैश की पोजीशन आ जाएगी 5,000। इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। ये तो एक आइटम है ना, आप कह दोगे वहां सर आप एक काम करो 5,000 ले लो, जो उसने 600 माइनस किया था आप मत करो। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी आइटम्स आती हैं, हंड्रेड्स ऑफ आइटम्स आती हैं, मुंह थोड़ा सा मुस्कुराने वाला रखो। तो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी आइटम्स आती हैं, इसलिए हम सीधा सीधा पी एंड एल अकाउंट जैसा बना ही नहीं सकते। हम क्या करते हैं, 4400 को लेंगे, जो अकाउंटेंट ने जहां पे छोड़ा, उसने 4400 तक पहुंचते हुए 600 को क्या किया था, हमें उसको कैंसलेशन करनी है। तो मैं क्या करूंगा, उसको क्या आंसर आ जाएगा, प्रॉफिट 44,000 है लेकिन मेरे पास कैश 5,000 है। दोनों ही चीजें ठीक है, ये कैशियर ने बनाया, वो ये कैशियर ने बनाया, ये अकाउंटेंट ने बनाया। उसका काम था पी एंड एल पता करना, उसने पी एंड एल पता करके आपको दे दिया। कैशियर का काम है कैश फ्लो, कैश का बैलेंस पता करके देना, उसने पता कर दिया। तो इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट मेथड।
अब पता चला इंडायरेक्ट मेथड हम क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि पूरा P&L अकाउंट हम दोबारा से नहीं बना सकते 100-500 आइटमों का। जो जो आइटमें गलत है उसको कैंसिल कर देंगे, जो माइनस है उसको प्लस कर दो, जो प्लस है उसको माइनस कर दो। जाओ, जिस हिसाब से आपने तो मुंह बनाया हुआ था उस हिसाब से तो 10 मिनट पहले आपने अंदर से छुट्टी कर ली थी अपनी।